हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लास्ट टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है आइसोटोप्स एंड आइसोबर्स। तो सबसे पहले हम आइसोटोप्स पढ़ेंगे और स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी भी मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, और फोर्सबली ये बात आपसे नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो तभी जाके आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेटा, और वीडियो लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम आइसोटोप पढ़ेंगे, और मैं आपको बार बार ये बात कहता रहता हूँ कि जब भी आप लेक्चर को सुनते हैं अपने आपके सामने आप पेन रखें, कॉपी रखें, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप कॉपी पे नोट कर दिया करें। तो सबसे पहले है बेटा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। आइसोटोप्स होते हैं, इसका डेफिनेशन लिखेंगे आप, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग same atomic number, having same atomic number, having same atomic number but different mass number, but having different mass number या एटॉमिक मास, बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, या फिर आप कह सकते हैं इसे एटॉमिक मास भी, ठीक है। तो क्या समझ में आ गया बेटा कि ऐसे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है और उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे सपोज करें, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। जैसे कार्बन है हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, और अगर मैं यहाँ पे कार्बन आइसोटोप की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो अबंडेंस जिसका ज़्यादा है, जो इसका प्रेजेंस ज़्यादा है, जो ज़्यादा अकर करता है, वो है कार्बन 12 आइसोटोप। इसी तरह से मैं लिखूंगा यहाँ पे कार्बन 14, ठीक है। कार्बन एटॉमिक नंबर अगेन 6 आ रहा है, लेकिन मास नंबर में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बेटा, 14 लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 सेम है बेटा, लेकिन मास नंबर जो है ये 12 है और यहाँ पे 14 है, ठीक है। कार्बन 13 भी वैसे है, पर ज़्यादा हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कार्बन 12 14। एज एन एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि किस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए एटॉमिक नंबर बेटा सेम है और मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, उसमें डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 14 है। तो ऐसे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट को जिनमें एटॉमिक नंबर सेम आए और मास नंबर डिफरेंट आए, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स है बेटा, ठीक है। या आप यूं कहें कि देयर आर सम ऑफ elements, atoms of some elements, okay, which have such a characteristic property in them. Not all, you can say कि सारे नहीं हो सकते, लेकिन एलिमेंट्स जो भी हैं बेटा उनमें से कुछ एलिमेंट्स जो हैं इस तरह की प्रॉपर्टी, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है अपने आप के अंदर रखते हैं, यानी आइसोटोपिक नेचर। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं। इन नेचर अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। बेटा नेचर में अगर हम बात करेंगे तो एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी बता दिया, बट डिफरेंट मास नंबर्स, लेकिन उनका मास नंबर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का बता दिया गया है एग्जाम्पल में, आइसोटोप्स का एग्जाम्पल, तो इसका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हाइड्रोजन 3 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, H11, दूसरा होता है H12 और थर्ड वन है H1 और 3। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बेटा आप याद रखेंगे कि ओनली द एलिमेंट हाइड्रोजन हैज़ स्पेशल नेम्स, ओनली द एलिमेंट हाइड्रोजन आइसोटोप्स हैव स्पेशल नेम्स, नो अदर एलिमेंट आइसोटोप्स हैव स्पेशल नेम्स। इसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके आइसोटोप्स के लिए इस तरह के कोई स्पेशल नेम्स जो है वो रखे गए हैं। तो इन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के लिए स्पेशल नेम्स क्या है, H11 को बेटा हम कहते हैं प्रोटियम, क्या कहते हैं, प्रोटियम। H12 को हम कहते हैं ड्यूटियम, क्या कहते हैं, ड्यूटीरियम। H13 को बेटा हम कहते हैं ट्राइटियम, क्या कहते हैं, ट्रिटियम, या फिर आप ट्राइटियम बोल सकते हैं। क्लियर। और एक चीज़ याद रखनी है आपने, ये जो ड्यूटेरियम H12 है बेटा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं हैवी हाइड्रोजन भी। क्या कहते हैं इसको हम, हैवी हाइड्रोजन।
हैवी हाइड्रोजन का मतलब ये हो गया कि जैसे आप लिटरल मीनिंग देख रहे हैं कि हैवी का मतलब होता है कोई चीज़ जो भारी होती है, बल्कि होती है, वजनी होती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की बात करें, उससे कहीं ज़्यादा जो है इसकी डेंसिटी हुआ करती है, ठीक है, ज़्यादा हैवी होता है। दैट इज़ वाई H12 ड्यूटेरियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन गॉट द नेम एज हैवी हाइड्रोजन। ये आपने थोड़ा याद रखना है। तो इसी तरह से आप बात कर सकते हैं कि जब हमारे ऑर्डिनरी वाटर में, जिस वाटर का कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो जब ऑर्डिनरी वाटर में बेटा ड्यूटेरियम हो हाइड्रोजन की जगह पे, तो तब हम उस वाटर को हैवी वाटर कहते हैं। इतना भी आप थोड़ा याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट हैज़ 3 आइसोटोप्स, अभी बता दिया मैंने, नैमली प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम H12, और इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ड्यूटेरियम बता दिया तो कैपिटल डी से हम इसको बेटा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ट्राइटियम H13 और कैपिटल टी से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1, मतलब कि 3 आइसोटोपिक फॉर्म है, तीनों के तीनों आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। बट द मास नंबर इज, और मास नंबर अगर हम देखते हैं तो मास नंबर है बेटा प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का जो है वो 3 है। यानी ये वेरी कर रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम आ रहा है। दूसरी चीज़ बेटा रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने बार बार आपको बताया, कोई भी एलिमेंट जब जब होता है उसका हम एटॉमिक नंबर कहाँ दिखाते हैं, मास नंबर कहाँ दिखाते हैं, ये लेफ्ट साइड होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक जनरल नोटेशन मैंने ले लिया, एक्स सिंबल, ठीक है, ये किसी भी एलिमेंट के लिए आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड के लोअर, लोअर मतलब यहाँ बॉटम वाली साइड पे हम बेटा जेड एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और लेफ्ट साइड के अपर साइड पे हम क्या लिखते हैं, मास नंबर लिखते हैं। इतना आप याद रखेंगे कि हमें किसी भी एलिमेंट के सिंबल पे कहाँ एटॉमिक नंबर और कहाँ मास नंबर शो करना होता है, ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1, जैसे मैंने आपको दिखाया। बट द मास नंबर इज, मास नंबर बेटा 1 भी है, प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में 2 है और ट्राइटियम में 3 है रेस्पेक्टिवली। अदर सच एग्जांपल्स आर, इसी तरह से है बेटा कार्बन 12 और कार्बन 14। हाँ बेटा, मैंने ऊपर आपको मे बी आपको कार्बन 13 बता दिया हो। आप याद रखेंगे कार्बन के जो, आई एम सॉरी फॉर दैट, कार्बन के आप याद रखेंगे आइसोटोप्स की, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14 दो आइसोटोप्स है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 यहाँ पे भी, और कार्बन 14 में भी कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इनके मास नंबर में, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 14। अब देखिए, मैंने अभी आपको कहा था कि सिर्फ एक हाइड्रोजन एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स के लिए जो है स्पेशल नेम है, लेकिन अब जो कार्बन है, कार्बन अदर देन हाइड्रोजन है बेटा, तो अदर देन हाइड्रोजन जितने भी एलिमेंट्स आइसोटोपिक फॉर्म्स शो करते हैं उनको हम उनके मास नंबर से जानते हैं, यानी उनको उस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए कार्बन का कार्बन 12 वाले आइसोटोप में कार्बन 612 यानी 6 एटॉमिक नंबर है और 12 मास नंबर है। कार्बन 6 और 14 है कार्बन 14 वाले में, तो हम इनको इस तरह से पढ़ते हैं। इस वाले को हम पढ़ेंगे कार्बन 14, क्या बोलेंगे हम इसको, कार्बन 12 सॉरी, और इस वाले को हम बोलेंगे कार्बन 14, ठीक है, इस तरह से हम इनको बुलाते हैं। इसी तरह से हो गया बेटा क्लोरीन, क्लोरीन का हम एटॉमिक नंबर देखें तो 17, और क्लोरीन भी आइसोटोपिक फॉर्म में होता है। ये दो आइसोटोपिक फॉर्म में होता है, एक होता है इसका मास नंबर 35 और दूसरे का होता है, दूसरी जगह पे इसका होता है 37। तो क्लोरीन 35, क्लोरीन 35 और 37 के नाम से इनको जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, मास नंबर एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 37। तो हम इनको कैसे पढ़ेंगे बेटा, इसको पढ़ेंगे क्लोरीन 35, इसको पढ़ेंगे क्लोरीन 37। इसी तरह से आप इनको याद रख सकते हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आगे हम बात करें बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जांपल्स आइसोटोप्स आर आइडेंटिफाइड एज। अब इन एग्जांपल्स के बेसिस पे हमें ये समझ में आता है, जो मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन बता दिया था, एज एटम्स ऑफ आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज, नॉट आइडेंटिफाइड बेटा सॉरी, डिफाइंड एज। इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में यही लिखवाया है, अगर आपने कॉपी पे डेफिनेशन लिखा है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। जिन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है, और उनका मास नंबर डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट देयर आर थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो हैं वो 3 हुआ करते हैं, जिनका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, या फिर आप ट्रीटियम बोलिए, वो होते हैं। इसी तरह से है, मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। बहुत सारे एलिमेंट्स का जो है बेटा मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स हुआ करता है। जैसे ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हर आइसोटोपिक फॉर्म जो किसी एलिमेंट का होता है, जिसके आइसोटोप की हम बात करते हैं,
जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में जो H11 फॉर्म है प्रोटियम, ये भी प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे H12 ड्यूटेरियम की बात करें, वो भी प्योर फॉर्म है उस एलिमेंट का, ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए कि जो H13 है ट्राइटियम है, वो भी इसका प्योर फॉर्म माना जाता है। तो आइसोटोप्स यानी एलिमेंट के जो आइसोटोपिक फॉर्म्स जितने भी आते हैं वो उसके प्योर फॉर्म या वो प्योर सबस्टांस ही हुआ करते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर। हाँ, ये भी एक डिफरेंस आपने याद रखना है, या की पॉइंट आप कहें, स्टार पॉइंट कहें, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है बेटा कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, यकसा होती है। सपोज कि जैसा केमिकल प्रॉपर्टी H11 शो करेगा, वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन H12 और H13 भी शो करेंगे, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफर करती है, वो वेरी करती है। सपोज करें हम बताएंगे कि इसका सॉल्बिलिटी कैसा होगा, इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी है, इसकी डेंसिटी कैसी होगी है, इनकी डेंसिटीज़ में फ़र्क होगा, इनके कहें आप तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होगा, ठीक है। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है डिफरेंस हो सकता है आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स में, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है बेटा वो सेम होती है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। इसी तरह से है क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स। अभी हमने पीछे पढ़ा कि क्लोरीन जो है नेचर में 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो जिनको हम लिखते हैं, देखिए बेटा यहाँ पे एटॉमिक मास को हम लिखते हैं, हमने एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास और मास नंबर जो है हमने जस्ट पीछे पढ़ा है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, सॉरी, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पिछले वाले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट का मास का जो यूनिट रहता है बेटा वो हम लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट एज पर द एटॉमिक मास स्केल। लेकिन इसको अब मॉडिफाइड फॉर्म में नवाडेज रिसेंटली जो है इसको मॉडिफाई किया गया, अब हम इसको लिखते हैं U, ये दैट मीन्स यूनिफाइड, मीन्स इन प्लेस ऑफ AMU एटॉमिक मास यूनिट वी यूज द सिंबल U विच मीन्स यूनिफाइड मास और यूनिट मास। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा कि 35 के साथ U जैसा सिंबल डाला हुआ है, इट मीन्स कि ये 35 एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा जाएगा या 35 यूनिट मास पढ़ा जाएगा, या इसी तरह से 37 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, या यूनिफाइड मास 35 यूनिफाइड मास, 37 यूनिफाइड मास वगैरह वगैरह। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि जो क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, दो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, दे अकर इन नेचर इन द रेशो ऑफ 3:1। व्हाट डज दिस मीन, इसे समझना है बेटा कि क्लोरीन 35 वाला आइसोटोप और क्लोरीन 37 वाला आइसोटोप 3:1 रेशो में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। 3:1 का मतलब हो गया कि क्लोरीन 35 वाला ज्यादा पाया जाता है, इसका अबंडेंस ज्यादा है, इसकी प्रेजेंस ज्यादा है, इसका ऑकरेंस ज्यादा है नेचर में, ये ज्यादा पाया जाता है। और क्लोरीन 37 जो है ये एक ही पार्ट है। मान लीजिए अगर ये 3 गुना पाया जाता है तो ये सिर्फ एक, अगर ये 3 पार्ट्स है 35 क्लोरीन 35, तो क्लोरीन 37 जो है वो 1 पार्ट ही एग्जिस्ट करता है। चलिए, ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट शुड वी टेक एज द मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो अब अगर 3:1 रेशो में एग्जिस्ट करते हैं तो हमें अगर इन जनरल कहीं पे क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखना पड़ा तो हम वहाँ पे 35 को कंसिडर करें, हम वहाँ क्लोरीन 35 लिखें या क्लोरीन 37 लिखें। तो इस चीज़ को निपटने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, एवरेज, जिसे मीन कहा जाता है, एवरेज एटॉमिक मास उस समय लिखते हैं आइसोटोप्स का। कैसे लिखते हैं आप जरा ध्यान करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं यहाँ पे इसको स्टार पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है, स्टार पॉइंट। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम ऑन द बेसिस ऑफ अबोव डाटा विल बी। देखो बेटा आप यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हो, परसेंटेज के हिसाब से देखिए जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम रेशो देखिए 3:1 पार्ट्स, इनकी रेशो 35 आइसोटोप वर्सेस 37 ऑफ क्लोरीन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 100% में देखें तो 100% में से जो क्लोरीन 35 है बेटा ये 75% अकर करता है नेचर में, और रिमेनिंग 100% में जब 75 आपका आ गया तो रिमेनिंग आपका बचता है 25%। तो वो 25% ही जो है वो आपका क्लोरीन 37 आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, जिसको आप यहाँ पे कह रहे हो कि 1 पार्ट और इसको आप कह रहे हो 3 पार्ट। देखिए जैसे अगर 1 पार्ट में 25 मान के चलूँ तो 1 पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी 25 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा आई विल गेट 75, ठीक है। तो ये 3 पार्ट ज़्यादा है ना क्लोरीन 35। आई होप आपको ये चीज़ पता चली। अब एवरेज मास जब हम निकालते हैं एटम का, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम ऑन द बेसिस ऑफ अबोव डाटा कैन बी कैलकुलेटेड और विल बी। देखो बेटा हम क्या करेंगे, क्लोरीन 35 के लिए करेंगे
आइसोटोप और क्लोरीन 37 दोनों को के मासेस का एवरेज लेना पड़ेगा हमको, उसको हम बुलाएंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो मैं पहले लिख रहा हूँ क्लोरीन 35 में कि इसका मास कितना है 35, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी परसेंटेज से। ये 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स को मैंने आपको समझाया कि 100 में से वो 75, एक पार्ट आपका हो गया 25% के बराबर। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, यू विल गेट, क्योंकि वो 3 पार्ट है ना 35 आइसोटोप वाला, तो 75 मिलेगा। तो कितने में से बेटा, आउट ऑफ 100, परसेंटेज हमेशा 100 से निकाली जाती है, तो ये 75% है 100% में से प्रेजेंट नेचर में। कौन? क्लोरीन 35। क्लियर? प्लस करेंगे। अब क्लोरीन 37 की बात करें, क्लोरीन 37 का मास पहले लिखिए 37 और इसे मल्टीप्लाई करें। ये कितना प्रेजेंट है नेचर में? 1 पार्ट। 1 पार्ट को आपने परसेंटेज के हिसाब से बता दिया 25%। 25 बाई 100 मीन्स 100 में से सिर्फ 25% ये प्रेजेंट होता है। अब इनको बेटा यहाँ से कर दीजिए सम अप। ये हो जाएगा आपके पास कितना, देखिए यहाँ से हो जाएगा ये, अगर आप यहाँ की बात करें बेटा तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा आपके पास 25, ठीक है, 3 जार कितना हो जाता है, यहाँ से देख लीजिए 75 और 25 4 जार होता है 100। सेम इज़ द केस यहाँ पे आप देखेंगे 25 1 जार और 25 4 जार, आपके पास बच जाता है 35 मल्टीप्लाई 3/4 यहाँ पे, जो कि हो जाएगा 3 5 जार 15, कैरी 1, 3 3 जार 9 और 1 10, 105/4 यहाँ पे आ गया आपके पास इस जगह पे। और सॉरी यहाँ पे इस यहाँ तक प्लस आप करेंगे बेटा 35 मल्टीप्लाई बाई 1, तो वो 37 इंटू 1, तो 37 इंटू 1 तो आपका 37 ही हुआ, ठीक है, 37 ही हुआ। और डिवाइड करेंगे आप उसको 4 से, ठीक है। अब देखिए ये दो रैशनल्स हो गए आपके पास, दो रैशनल नंबर्स, उनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, आप इनका डिनोमिनेटर कॉमन करके न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने डिनोमिनेटर सेम कॉमन ले लिया 4, ऊपर से जो न्यूमरेटर्स थे वो 105 था और 37 था, इन दोनों को मैंने सम यानी ऐड कर दिया। ये हो गया बेटा 7 और 5 हो गया 12, कैरी 1 3 4 और 0 4, 1 का 1, 142/4, ठीक है। 142/4 को 142 को जब मैं 4 से बेटा डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है कितना, मैं अगर देखूँ तो 4 3 जार कितना हो जाता है 12, 14 में से 12 बाकी 2, 22 बच गया। फिर उसके बाद मैं करूँगा 4 5 जार 20, फिर 22 में से 20, फिर मेरे पास कितना बच गया 2 बच गया। तो अब आगे मेरे पास कोई डिजिट है ही नहीं बचा हुआ, मैं अब क्या करूँगा, पॉइंट डालूंगा बेटा यहाँ पे, फिर आएगा वहाँ पे 20, तो 4 5 जार 20, तो ये अब चलता जाएगा। तो मैं फिर 22 में से 20 निकाल के फिर मेरे पास जो है 2 बचेगा, फिर 4 5 जार 20, तो 5 5 5 रिपीटिंग आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक इसको मान के चल रहा हूँ कि 35.5 मेरे पास आंसर आ गया। इसके साथ मैं यूज़ कर सकता हूँ यूनिफाइड मास या, ठीक है, AMU, जिसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, जो कि यूनिट ऑफ मास है यहाँ पे। तो 35.5 आ रहा है। तो अब मैं कहूँगा कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। सपोज करें कि जैसे मैंने आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पीछे सिखाया है निकालना, और किसी मॉलिक्यूल का मास जो है वो उसका मॉलिकुलर मास कहलाता है बेटा। जैसे सपोज करें मेरे पास HCl है, जिसको मैं कॉमनली कहूँ तो मतलब अगर मैं नॉर्मली देखूँ तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। अगर इसका सोल्यूशन एक्वस फॉर्म यानी वाटर के साथ मिला के इसका सोल्यूशन किया हुआ है, तब ये पढ़ा जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए, अगर इस मॉलिक्यूल का मुझे कहा जा रहा है कि इसका मास बताइए, तो मॉलिक्यूल का मास मॉलिकुलर मास कहलाएगा, एटम का मास एटॉमिक मास कहलाएगा। इतना आप थोड़ा सा शॉर्टली याद रखें। तो मॉलिक्यूल का मास हम निकालते हैं बेटा, सम करते हैं, जमा करते हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने पार्टिसिपेटिंग एटम्स ऑफ एलिमेंट होते हैं उनके मासेस का सम करते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है बेटा 1 होता है, बड़ी बार मैंने पीछे वाले लेक्चर्स आप देखिए। प्लस क्लोरीन के एक एटम का मास अभी हमने निकाला, इसका एवरेज मास जो है वो आ गया हमारे पास 35.5, तो कितना हो गया 0.5, यहीं पे रख लीजिए, होल नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 35 और 1 हो गया 36.5 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है? तो यहाँ पे आ गया बेटा इसका कि हाँ, कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कैलकुलेशन पर्पस में क्लोरीन का मास लिखना हो तो वहाँ पे आप एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो है वो वैल्यू यूज करेंगे, विच इज 35.5। क्लियर? The mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms of that element. अब किसी भी एटम का मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरली एलिमेंट, किसी नेचुरली एलिमेंट का जो मास होता है बेटा वो लिया जाता है उसका एवरेज मास।
जैसे अभी मैंने यहाँ क्लोरीन के केस में आपको ये चीज़ समझाई, इसी तरह से यहाँ पे हम किसी भी नेचुरली अकरिंग एटम ऑफ एलिमेंट का मास, एवरेज मास ऑफ ऑल दी नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट लिया जाता है। इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप्स, सपोज करें कि कोई एलिमेंट है, सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, लेकिन सपोज करें कि कोई एलिमेंट है, अब सपोज करें कोई एलिमेंट ऐसा है कि जिसके कोई आइसोटोप्स ही नहीं, देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी द सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हाँ, ये बात भी इंपॉर्टेंट है याद रखने की, स्टार पॉइंट यहाँ लगा दें आप, कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके कोई आइसोटोप्स नहीं है, तो फिर वहाँ पे हम कैसे निकालते हैं उसका एटॉमिक मास, यानी मास नंबर जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इन दैट केस where the element has no isotopic forms, no isotopes, the mass number or atomic mass of that element can be calculated by taking the sum of the number of protons plus number of neutrons in it. तो इलेक्ट्रॉन्स तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा वो नेगेटिवली चार्जेड होते हैं, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं फॉर द समेशन ऑफ या फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि मास ऑफ द एटम ऑफ एनी एलिमेंट जो है वो ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज की वजह से और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रॉन कोई कंट्रीब्यूशन बेटा मास ऑफ एटम के लिए नहीं करता है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्जड होता है खुद ही, तो वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है मास के लिए। क्लियर? इसके बाद आप याद रखेंगे कि चलिए ये हो गया, बट इफ एन एलिमेंट अकर्स इन आइसोटोपिक फॉर्म, हाँ अगर कोई एलिमेंट अगर आइसोटोपिक फॉर्म में करता है देन वी हैव टू नो द परसेंटेज, फिर हमें उसकी परसेंटेज का पता होना चाहिए। हर आइसोटोपिक फॉर्म का परसेंटेज का पता होना चाहिए, जिसको हम रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं, कि वो नेचर में कितना कितना पाया जाता है। जैसे अभी आपने क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का केस देखा कि क्लोरीन 35 75% अकर करता है और क्लोरीन 37 जो है वो 25% अकर करता है। उसके बाद हमने वहाँ पे आपको एवरेज मास निकालना सिखाया एंड देन द एवरेज मास इज कैलकुलेटेड, तो फिर हम उसके बाद जो है एवरेज मास बेटा निकाल सकते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज़ अ फ्रैक्शनल मास। इसका जो हमने यहाँ पे लिखा कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35.5 लिखा, इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि कोई एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज़ अ कि किसी क्लोरीन के एक एटम का मास जो है वो फ्रैक्शनल है, इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि ये हमारा कैलकुलेशन जो है ये एवरेज आया है सम अप करके, समेशन करके, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करके। इट मीन्स दैट इफ यू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन, अगर आप कुछ सर्टेन अमाउंट में कुछ चंद आप क्लोरीन ले लेते हैं उसकी क्वांटिटी, इट विल कंटेन, उसमें क्या होगा, बोथ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, उसमें क्लोरीन 35 भी होगा, उसमें क्लोरीन 37 भी होगा, एंड दैट्स वाई वी टेक द एवरेज मास ऑफ द क्लोरीन एज 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। अब कुछ एप्लीकेशंस इसकी डिस्कस कर लेते हैं। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, अभी हमने पढ़ा बेटा पीछे कि आइसोटोप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट जो होती है वो सेम होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होती है। नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर। यहाँ पे सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, नॉर्मली होती हैं, सेम होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज नॉर्मली, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर। ठीक है, हम यहाँ पे इस वक्त ये नहीं कह रहे हैं कि मिक्सचर की बात हम नहीं बता रहे हैं, जनरल सेंस से कह रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स की वो सेम होती है। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर, बट सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज विच फाइंड देम यूजफुल इन वेरियस फील्ड। लेकिन बेटा कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज स्पेशल होती है जो उनको यूजफुल बना देती है बहुत सारे फील्ड्स के अंदर। सम ऑफ देम आर, जैसे कि एक है एप्लीकेशन इसका, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अगर हम यूरेनियम के आइसोटोप की बात करें बेटा तो उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर एज अ फ्यूल यूज करते हैं। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट की बात करें उसे हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन is used in the treatment of goiter मतलब जिस मतलब disease which is due to the deficiency of iodine, deficiency of iodine की कमी से जो डिजीज होती है गाइटर, यहाँ क्या कहें आप, थ्रोट के नीचे जो है स्वेलिंग हो जाती है बेटा बहुत बड़ा इस तरह से,
तो उसे हम कहते हैं गाइटर, जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी होता है। तो एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन जो है उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस गाइटर को ट्रीट करने के लिए, इसको यानी इरेडिकेट करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, इसके इलाज के लिए। ठीक है, तो ये था बेटा कुछ एप्लीकेशंस ऑफ यू कैन से द आइसोटोप्स, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स जनरली जो हमने यहाँ पे पढ़ा। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि यूरेनियम के आइसोटोप को हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल वो चीज़ होती है जो जब बर्न होता है तो प्रोड्यूस करता है बेटा हीट भी और लाइट भी। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम इसे एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं यूरेनियम के आइसोटोप को। और कोबाल्ट के आइसोटोप जो है उसको हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। और आयोडीन के आइसोटोप को जो है हम ट्रीटमेंट ऑफ गाइटर यूज़ करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, सिग्निफिकेंसेस एप्लीकेशंस हैं बेटा किसके, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स के। तो आइसोबार क्या होते हैं, आई होप हम आज के लेक्चर में इसको ले ही लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे याद रखेंगे, देखिए आइसोबार क्या होता है। आइसोबार हो गया, आप पहले डेफिनेशन लिखिए कॉपी पे, एटम्स ऑफ, क्या लिखेंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एटम्स ऑफ, देखिए आइसोटोप में तो हमने एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कहा था, यहाँ कहेंगे आप एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, हैविंग डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट सेम मास नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट सेम मास नंबर, लेकिन मास नंबर जो है उनका, एटॉमिक मास जो है वो सेम होगा, आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। तो ऐसे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स को जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा, उन्हें हम आइसोबार्स कहेंगे। लेट्स कंसिडर टू एलिमेंट्स, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18। क्लियर। दिन देखिए आप, अगर यहाँ कैल्शियम में ले रहा हूँ, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है, और आर्गन ले रहा हूँ बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पे ले लेते हैं, आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है। तो क्या कैल्शियम और आर्गन का एटॉमिक नंबर सेम है, बिल्कुल भी नहीं, डिफरेंट है। इसका 20 है कैल्शियम का और आर्गन का 18 है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस एटम्स इज डिफरेंट। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, क्योंकि एटॉमिक नंबर को तो प्रोटॉन नंबर कहते हैं हम, ठीक है, तो इसका मतलब इनमें प्रोटॉन भी वेरी करेगा, वो भी डिफरेंट होगा। अगर कैल्शियम की बात कहें तो कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स होंगे और आर्गन में 18 प्रोटॉन्स होंगे। बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स इज 40 40 40। लेकिन इन दोनों एलिमेंट्स का जो मास नंबर होगा वो होगा 40। यानी कैल्शियम का भी मैं लिखूंगा एटॉमिक मास 40, आर्गन का भी मैं एटॉमिक मास या मास नंबर जो है वो 40 लिख सकता हूँ। कैल्शियम का भी मास नंबर 40 और आर्गन का भी मास नंबर 40। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज द सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। बेटा न्यूक्लियन क्या होता है, हाँ इस पे थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे। न्यूक्लियन किसको कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और ये जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रल चार्ज वाला पार्टिकल जिससे न्यूट्रॉन कहते हैं, तो कलेक्टिवली इसको हम न्यूक्लियन का नाम देते हैं। मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रेजेंस जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, तो कलेक्टिवली इट गॉट द नेम एज न्यूक्लियन। क्लियर। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, मिसाल जितना आप करोगे यहाँ पे कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 और इसका मास नंबर 40 था, आर्गन का आपका एटॉमिक नंबर 18 था और मास नंबर जो है वो 40 था। इसका मतलब हो गया जितना प्रोटॉन, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि एटॉमिक मास या मास नंबर जो है वो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो जितना ये यहाँ पे है बेटा उतना ही जो है ये यहाँ पे भी आ रहा है, तभी जाके इनका मास नंबर जो है वो सेम आ रहा है। सपोज करें कि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ बेटा कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूँ कैल्शियम में, जिसका फार्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो वो निकलेगा 40 माइनस 20। तो यहाँ कैल्शियम में मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 निकलेंगे। क्लियर। और आर्गन में देखूंगा तो 40 माइनस कितना करूंगा, 18 करूंगा, तो वो आएगा मेरे पास, ठीक है, कितना आएगा बेटा, वो आएगा आपके पास 10 माइनस 8 आ गया 2 और 3 माइनस 1 आ गया 2, 22। तो देखो बेटा 22 न्यूट्रॉन्स हैं आपके पास आर्गन में और 20 न्यूट्रॉन्स हैं आपके पास कैल्शियम में। प्रोटॉन तो आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ पे सम करें तो प्रोटॉन यहाँ पे कैल्शियम के केस में मैं 20 लिख दूँ, न्यूट्रॉन भी यहाँ पे 20 लिख दूँ, तो 20 प्लस 20 हो गया 40 जो इसका मास नंबर है। यहाँ पे आइए बेटा आर्गन में लिख लीजिए एटॉमिक मास या मास नंबर कैसे होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन नंबर आपका 18 है,
लिख दीजिए फटाफट से। प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो आपने निकाला, 40 माइनस 18 कितना आ गया 22, तो 18 प्लस 22 भी होता है 40 ही। 2 और 8 10, 2 और 1 3 और 1 4 40। तो दोनों केसेस में आपने देखा कि सम ऑफ द न्यूक्लियंस, न्यूक्लियन मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन काउंट जो है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस दोनों के केस में कैल्शियम और अर्गान जैसे एलिमेंट में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल डिफरेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबर्स। ये डेफिनेशन मैंने आपको बेटा पहले ही बता दी। ये डेफिनेशन है आइसोबार्स का कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स, लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा हैं, एंड विच हैव द सेम मास नंबर, या बट हैव द सेम मास नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा, तो ऐसे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स को हम कहते हैं, ऐसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोबर्स। आई होप ये आपको यहाँ से बेटा आ गया होगा अब समझ में, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल हम इतना ही करते हैं। इसके बाद जो है हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस बेटा करना शुरू कर देंगे। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस तरह से हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, इसके टॉपिक्स जितने भी थे बेटा वो सारे के सारे अब खत्म हो गए। अब आप इन पे कंसंट्रेट कीजिए, बारी बारी से आप देख लीजिए इन लेक्चर्स को और रिपीट कीजिए। और अब जो है हमारा ये फंडा रहेगा, अब हम चारों चैप्टर्स के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, वो मैं सारे करा लूँगा आपको। लेकिन जो टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन थी इन चैप्टर्स की, वो आज बेटा खत्म हो गई। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारे पास, आइसोटोप्स एंड आइसोबर्स, ये भी मैंने आपको करा दिया। इसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चंस करवाने, वो भी मैं आपको, उसके लेक्चर्स भी आपको आते रहेंगे, ठीक है। चैनल को आप देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। नए नए फ्रेंड्स को आप शेयर करते रहें ये वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले एक चीज़ बता रखी है कि आपको कॉन्सेप्ट लेना है बेटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाता है तो बस सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।